अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो केक कटिंग कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने एक ये देखें, हमेशा यही होता है इसके साथ। हमने आज एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है एक फार्मा कंपनी के अंदर, और तकरीबन 15 मिलियन की ये फाउंडर है हमारे, और ये हमारे इन्वेस्टर हैं। इसमें मेरी भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस पूरी वीडियो को मैं आपको बताऊंगा, आगे आप देखिएगा एंड तक कि ये डील किस तरह से बनी, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या थी, स्ट्रक्चर क्या मसला था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जीरो रेवेन्यू के ऊपर 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप भी जीरो रेवेन्यू पे 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये देखें, ये हमेशा यही होता है इसके साथ। चलो जज़ाक। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 15 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की। एक हेल्थ केयर कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर एज ए इक्विटी। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। फाइनेंसिंग वगैरह तो हम करवाते रहते हैं, लेकिन एज ए इक्विटी हमने फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर समझ लें कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अगर आप भी कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हो तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ कि अगर इस तरह की हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है कोई, तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सीन इस तरह से है कि एक कंपनी है जो कि हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही है। वो उसका काम क्या है, वो इम्पोर्ट करती है मेडिकल इक्विपमेंट, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करती है। पिछले 6-7 सालों से वो ये काम कर रही थी, और वो अच्छा काम कर रही थी, और वो हमारे पैनल के ऊपर भी उन्हें हम एसेट बैक फाइनेंसिंग भी हमने उनकी करवाई है। अच्छा, इनका ये कहना था कि एक और प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकल लाइन में आपको पता है प्रोडक्ट लाइन बेतहाशा है, इसकी बहुत बेतहाशा है। तो उनका एक और आइडिया था कि मेडिकल इक्विपमेंट की कुछ मशीन होती है। मैं जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस मैं एग्जैक्ट आपको बिजनेस मॉडल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको केस स्टडी समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब इनका जो एक न्यू प्रोडक्ट था, लेट्स सपोज नाम ले लेते हैं उसे प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए के लिए इनको बिजनेस केस समझ में आ रहा था, और इन्होंने कहा कि नबील भाई मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टर लेके आ जाए जो कि प्रोडक्ट ए में ना मेरे साथ एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर ले और इसको हम लेके ग्रो करें। तो इनकी जो एक्स कंपनी है, जो पहले से कंपनी है उसको एक्स नाम दे देते हैं, तो इनकी जो एक्स कंपनी है वो पहले से रन हो रही है। वो क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट बुक कीपिंग वो उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी जो एक्स कंपनी है यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं हो सकती थी। तो इसके इन्होंने बोला कि जब इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो हम ए प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यू कंपनी के साथ, और उस न्यू कंपनी के अंदर उसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये है कि जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है ना, अगर आपने सामान इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए, आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए। सारे लाइसेंस होंगे तभी आप कंपनी ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर, जिस कंपनी का माल आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव राइट है आपके पास, तो वो जब माल आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव राइट आपके पास होना चाहिए। अब ये जो न्यू कंपनी अगर हम बनाते हैं इस काम के लिए हेल्थ केयर में, तो ये जो लाइसेंस मैंने आपको बताया, ड्रैब लाइसेंस, इंपोर्ट, ये सारी चीजें, ये चीजें अचीव करने में तकरीबन साल 1.5 साल का अरसा लग जाता है नॉर्मली। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ा रेगुलेटेड सेक्टर है। अब उन्होंने बोला कि अब ये जो न्यू कंपनी है, इसके पास जब ये न्यू कंपनी खुलेगी तो ये कंपनी तो खुल जाएगी, ना इसके पास ड्राइव का लाइसेंस है, ना इसके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, ना इसके पास जो चाइनीज कंपनी है उसका ऑथराइजेशन लेटर है। तो इस कंपनी के पास तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो न्यू इन्वेस्टर आएंगे वो सिर्फ समझ लें पार्टनर हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो जब काम इसमें नहीं हो रहा तो काम किस में होगा? तो जब इन्वेस्टर पैसे डालेगा, तो इन्वेस्टर पैसे डालेगा इनकी जो एक्स कंपनी एग्जिस्टिंग उसमें डालेगा, क्योंकि इस टाइम पे लाइसेंस उसके पास है, सारी चीजें उसके पास है। तो जब लाइसेंस अगर सब उसके पास है तो इनिशियली होगा क्या कि ऑथराइजेशन लेटर भी उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी को मिलेगा, पैसे भी उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी में जाएंगे, और फिर उसके बाद जो आगे कंपनीज के साथ क्या नाम है, जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह है उनके साथ जो ये काम करेंगे, तो ये काम भी जो है वो जो इनकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे एक्स कंपनी नाम बोल रहा हूँ, उसके साथ सारा होगा। तो अब इन्वेस्टर का रिस्क आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। इन्वेस्टर का रिस्क ये है कि वो एक कंपनी इसके साथ बना रहा है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और जो सारा काम हो रहा है वो उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी में हो रहा है। और अगर इसको लाइसेंस को मिलते मिलते फॉर एग्जांपल साल गुजर जाता है, या 1.5 साल 2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए इन्वेस्टमेंट किया वो तो ग्रो हो रहा होगा। तो अभी फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट लेके आए, हो सकता है 1.5-2 साल बाद उसके अंदर जो है 50-60 प्रोडक्ट हो जाए। जब प्रोडक्ट इतने ज्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पे रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, तो हो सकता है जो बिजनेस ओनर है उसकी जो है वो नीयत खराब हो जाए। तो उस टाइम पे ये जो इन्वेस्टर है वो कहाँ खड़ा होगा? तो आप समझ रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये था, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं था कि जो बिजनेस ओनर है वो गलत बंदा है, चीज है। बिजनेस ओनर समझ में आ रहा है, बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उस बिजनेस को फौरन से रजिस्टर नहीं कर सकते। और अगर इस टाइम पर रजिस्टर ना करें, फॉर एग्जांपल इसमें अगर जो उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर अगर पैसे डाल के बिजनेस को स्टार्ट नहीं करें, तो वो जो चाइनीज कंपनी है वो ऑथराइजेशन किसी और कंपनी को दे देगी, तो इनके पास से काम चला जाएगा और जाहिर सी बात है फिर देखा जाएगा। तो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो हमने इन्वेस्टर को ये बोला कि भाई ये बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हमने बनाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि वजह ये है कि 2 साल बाद अगर बिजनेस ग्रो होगा
तो हो सकता है जो बिजनेस ओनर है उसका जो है वो ईमान बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं, आप किस तरह से करेंगे। इन्वेस्टर को हमने बिजनेस ओनर से मिलाया, उसकी साइट विजिट की, सारी चीजें की, तो इन्वेस्टर खुद बिजनेस ओनर है, तो वो इस ग्राउंड रियलिटी को समझता था, तो उसने बोला कि नहीं यार मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, बंदा समझ में आ रहा है, मैं करूंगा। फिर उन्होंने बोला नबीला अब ये बताएं कि ठीक है मुझे ये करना तो है, लेकिन जो आप बता रहे हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क, ये रिस्क वाकई में मौजूद है, क्योंकि होगा ये कि एट द एंड ऑफ द डे जो डील हुई है उनसे वो ये हुई है कि स्टार्टिंग में आप अपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ काम करें, और ये जो न्यू कंपनी फॉरन से बनेगी इसके अंदर सारे लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दें 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद, जैसे ही इसके बाद सारे लाइसेंस आएंगे तो जो इसकी एक्स कंपनी के बाद जो ऑथराइजेशन लेटर है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, जो बाकी क्या नाम है जिन कंपनी या जिन हॉस्पिटल्स के साथ वो काम कर रहे हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये सारे मूव हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो कंपनी है ये फिर स्टैंड अलोन इसको लेके चलेगी और इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास ये था कि यार चाइनीज जो ऑथराइजेशन दे रहा है इसकी एग्जिस्टिंग कंपनी को, आने वाले वक्तों में क्या ये हमारी कंपनी में मूव करेगा, तो इसकी वेरिफिकेशन के हमने क्या किया, जो चाइनीज के रिप्रेजेंटेटिव थे उस कंपनी के उनसे हमने बात की, ठीक है, ऑफिशियल से, कि भाई हमारा इस तरह का मॉडल है तो आप बताएं कि आप ये चीज करेंगे, इसमें कोई मसला तो नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ इसमें कोई मसला नहीं है, हम ये कर देंगे, तो हमारी ये सेटिस्फेक्शन हो गई, और कंपनी की नॉलेज में भी ये बात हो गई कि भाई अगले साल 1.5 साल बाद जैसे ही लाइसेंस बनेंगे तो ये ऑथराइजेशन देगी, तो हमें एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया उस अग्रीमेंट में हमने इन्वेस्टर्स की इस तरह की प्रोटेक्शन दी कि फॉर एग्जांपल कि अगर साल 1.5 साल के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो जो है वो जो क्या नाम है जो फाउंडर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है ये काम करें, अदरवाइज अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो अपना जो उसने कैपिटल लगाया वो रिक्लेम कर सकता है विद प्रॉफिट, जो 1-1.5 साल जितना भी टाइम लगा, और बिजनेस उस टाइम पे जिस वैल्यू पे, क्योंकि से पता बिजनेस तो हो रहा होगा, तो बिजनेस जिस वैल्यू पे है उस वैल्यू के हिसाब से उसको इन्वेस्टर को पैसे देने होंगे, इस तरह के हमने क्लॉ लगाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे थे एज अ मीडिएटर, हमने बोला आप उस कैपिटल का एक हमें चेक बना के दें जो एज अ मीडिएटर हमारे पास रहेगा, जब आपकी कंपनी में आप इनको सारी चीजें ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जो इनकी एग्जिस्टिंग कंपनी है और जो न्यू कंपनी है, हो सकता है न्यू कंपनी 1 साल बाद जो है सारी चीजें मिले उसे, तो 1 साल बाद जब आप ये सारी की सारी चीजें न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो पोस्ट डेटेड चेक है वो हम आपको वापस कर देंगे, वो एज अ सिक्योरिटी हमने एज अ मीडिएटर अपने पास रख ली, और इन्वेस्टर ने भी कहा हाँ ठीक है आप अपने पास रख लें, अगर ये खुदा ना खासा आगे पीछे करते हैं चीजें करती हैं तो हमारे पास इनके चेक मौजूद होंगे जिनको विड्रॉ करके हम कम से कम अपना कैपिटल जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की 2-3 चीजें करके हमने अपने इन्वेस्टर को सिक्योर किया। फिर उसके बाद हमने एक थर्ड पार्टी ऑडिटर फर्म जो है अकाउंटिंग फर्म उसको हमने ऑनबोर्ड किया, और हमने बोला कि भाई हर महीने इसकी अकाउंटिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिपोर्ट देना हमें एज अ इन्वेस्टर इस चीज की रिपोर्ट देना ही आपका काम है। तो वहां से भी हमारा इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो गया, तो हम अपने इन्वेस्टर को सिक्योर क्या किया, सबसे पहले हमने बिजनेस ओनर से मिलाया, सारा बिजनेस मॉडल समझाया, वहां से उन्हें समझ में आई, फिर हमने क्या किया कि जो चाइनीज थे उनसे बात की, उनको समझाया, उन्होंने उस चीज को अग्री किया, वहां से सेटिस्फाई हुआ, फिर हमने अग्रीमेंट इस तरह का बनाया, फिर हमने उनसे जो है चेक्स ले लिए अपने कैपिटल के, और फिर उसके बाद सारी की सारी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है अकाउंटिंग फर्म को ऑनबोर्ड लाके मेक श्योर कर लिया कि भाई हर महीने जो है हमारे इन्वेस्टर को रिपोर्टिंग मिल रही होगी, और उससे फायदा ये होगा कि वो फाउंडर जो है वो अगर आगे पीछे होते भी है तो इन्वेस्टर को फौरन से पता चल जाएगा, और चेक मौजूद है तो वो उनको एक डर लगा रहेगा कि अगर हमने जो है कोई भी 2 नंबरी की तो ये चेक जो है वो बाउंस हो सकते हैं, और बाउंस होने के बाद जो है हमें जो है वो एफआईआर कट जाएगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। तो ये बताने का मकसद ये था कि मैंने फाउंडर को बोला यार तुम बहुत लकी हो, इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इस बिजनेस ओनर ने जो है वो मान गया, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली लोग जो है वो नहीं मानते पाकिस्तान जैसे कंट्री में, लेकिन देखें लक, हमेशा मैं बोलता हूँ कि बिजनेस में मेहनत तो है लेकिन उसके बाद लक का फैक्टर है जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पे मैंने सीरियसली ये देखा कि फाउंडर बहुत ही लकी था कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद जो है वो उस इन्वेस्टर ने मांग लिया, और वो इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मीटिंग की थी बिजनेस ओनर के साथ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अरसे से मीटिंग कर रहा था और इस बिजनेस ओनर को जानता था। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहें, लेकिन बराए मेहरबानी, अच्छा अब ये सारा मसला ना होता ही नहीं, इनका सिर्फ मसला क्या था कि जो इनकी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पिछले 6-7 साल से चल रही है वो सोल प्रोपाइटर पे, तो भाई आप जब कंपनी स्टार्ट करें 2-2.5 साल बाद जब आपका काम अच्छा चलने शुरू हो जाए ना तो आप उसे सोल प्रोपाइटर से मूव करके पार्टनरशिप या प्राइवेट लेवल पे मूव हो जाए, ताकि अगर आप इस तरह का इन्वेस्टर ऑन बोर्ड लेके आए तो आप उसे उसमें से शेयर दे दें तो ये मसला ही सारा खत्म हो जाए। अगर उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड होती या पार्टनरशिप होती तो हम सिंपली क्या करते हैं कि उस एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर शेयर ले लेते और अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते, सिक्योर हो जाते, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, न्यू कंपनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी लाइसेंस होता, सब कुछ होता। तो अगर आप एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस की ग्रोथ को देख रहे हैं तो समझने वाली चीज है कि आप प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप पे जाएं। दूसरी चीज, आपका जो अकाउंटिंग है, आपकी जो बुक्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए।
कमेंट के अंदर बताएं आपको इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला, और अगर आप कोई इस तरह की पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उसमें कंसल्टेंसी चाहिए, तो मेरा नाम मोहम्मद नबील है, फाउंडर सी ऑफ एग्जिट बेस। आप हमसे कंसल्टेंसी कॉल भी बुक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेज करने का? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुबारक है और हमने एग्जिट बेस के थ्रू जो है इक्विटी फाइनेंसिंग लिए 15 एम की। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस एग्जिट बेस के साथ बहुत अच्छा था और बहुत ही टफ इनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है। उनसे हम लोग गुजरे, एक एक चीज़ को लेके एक एक डॉक्यूमेंट्स हमारा चेक हुआ, फाइनेंस से लेकर क्लाइंट तक और हर चीज़ तक, बैंक्स तक, हर चीज़ का सर लोगों ने जो है ना चप्पा चप्पा जो है छान मारा। और थैंक यू सो मच कि उसने हमारे ऊपर ये जो ट्रस्ट किया इन्वेस्टर का, एग्जिट बेस का। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने सही सी फाइनेंसिंग लेनी है और तो एग्जिट बेस इज़ द बेस्ट फर्म। थैंक यू सो मच।